Hello students, welcome to you all. Today you will revise third chapter of history, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो देखिए नाजिज्म क्या था, एक विचारधारा थी, आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रिविजन ऑफ चैप्टर. So students, chapter begins with the topic of birth of the Weimar Republic. So before Hitler he took power, there was a Weimar Republic in power. In the early years of the 20th century, जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. देखिए आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 to 1918 तक ये चला. अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज. देखिए इसमें जो अलाइज पावर थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. कौन कौन सी थी? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ऑल रिसोर्सेज ऑफ यूरोप वर ड्रेन्ड आउट बिकॉज ऑफ द वॉर. देखिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी यहाँ पर, तो उनके जितने भी रिसोर्सेज थे, बिकॉज वॉर बहुत सालों तक चलाए, देख सकते हैं आप, तो इससे उनके जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्हें लॉस हुआ यहाँ पर. जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम. तो पहले क्या हुआ था, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाइड कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, अलाइज स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस. देखिए जो अलाइज थे यहाँ पर, अलाइज पावर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, तो इन्हें कहाँ से ताकत मिली थी? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट. एंट्री इन 1917, जिसने 1917 में क्या की थी? एंट्री ली थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. डिफीटिंग जर्मनी, तो इसने क्या किया? जर्मनी को हरा दिया यूएस ने. एंड सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 18. और जो सेंट्रल पावर्स थे अगेंस्ट ऑफ अलाइज पावर, तो उन्हें हरा दिया नवंबर 1918 में. और इसी के साथ ये युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया. At Weimar, the National Assembly met and established a democratic constitution with the federal structure. तो देखिए इसके बाद क्या हुआ? At Weimar, the National Assembly, तो जर्मनी में जो नेशनल असेंबली थी वो मिली और उसने वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर बनाया वहाँ पर. इन द जर्मनी पार्लियामेंट, deputies were elected on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women. तो जर्मनी में देखिए उसके बाद क्या हुआ? पार्लियामेंट में जो डिप्यूटीज थे उन्हें नियुक्ति किया गया. किसके आधार पर नियुक्ति किया गया? बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, यानी कि वोटिंग के आधार पर, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है. और जिसमें सारे एडल्ट्स, जिसमें वुमेन्स भी शामिल थी, उन्होंने क्या किया? वोट दिए. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़. जो इनकी ओवरसीज़, देखिए ओवरसीज़ क्या होता है? सीज़ के भी दूसरी ओर, जैसे इंडिया है, इंडिया के ओवरसीज़ कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये क्या है? ओवरसीज़ कंट्रीज़. तो पहले जर्मनी की जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी, जहाँ पर उनके उपनिवेश चलते थे, जहाँ पर वे व्यापार किया करते थे, वो इसने खो दी थी. द वॉर गिल्ट कॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर. और देखिए साथ ही इस वॉर में जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो अलाइज पावर थी, उन्होंने किसे बनाया? जर्मनी को, कि इसी का हाथ था सबसे ज़्यादा इसमें. एंड डैमेज्ड द अलाइज कंट्रीज सफर्ड. और इसी के कारण जो अलाइज कंट्रीज थी उन्हें परेशानी हुई. द अलाइज आर्मीज ऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1920. और जो अलाइड आर्मीज थी उन्होंने क्या किया? जो राइनलैंड था उसे 1920s में क्या कर लिया? ऑक्यूपाइड कर लिया, क्योंकि ये एक रिसोर्सफुल क्या था? प्लेस था. सो स्टूडेंट, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द बैड डेज फॉर द जर्मनी. देखिए उसके साथ बहुत बुरा हुआ इसके बाद. द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर. देखिए जैसा कि जर्मनी को ही इस वॉर के लिए पूरा जिम्मेदार बताया गया था, जितना भी नुकसान हुआ था. द एंटायर कॉन्टिनेंट वॉज डिवेस्टेटेड बाय द वॉर, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. तो देखिए इसमें साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और फाइनेंशियली, यानी कि इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ. द वॉर ऑफ गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन वॉज कैरिड बाय द रिपब्लिक एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय being forced to pay compensations.
देखिए इसके लिए हर्जाना भी भरना था उसके बाद जो इसमें हुआ था। सोशलिस्ट्स कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स सपोर्टेड द वीएमआर रिपब्लिक। तो ये जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, ये किसे सपोर्ट करते थे? वीएमआर रिपब्लिक। एंड दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और इन्हें क्या माना गया यहाँ पर? नवंबर क्रिमिनल्स माना गया। यानी कि जितना भी ये नुकसान हुआ था उनके लिए इन्हीं जिम्मेदार माना गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स आर प्लेस्ड अबव सिविलियंस बट अनफॉर्चुनेटली सोल्जर लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ। तो देखिए इससे काफ़ी नुकसान हुआ। सोल्जर्स देखिए इनका स्थान हालांकि सिविलियन से बहुत ज़्यादा था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें काफ़ी यहाँ पर दुखों का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेसी वॉज अ यंग एंड फ्रगाइल आइडिया। देखिए उस समय जो डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र जो था, ये एक नया आइडिया था उस समय जो अभी अभी जन्मा था। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप। जो ज़्यादा सर्वाइव, देखिए जो डेमोक्रेसी जो एक आइडिया था नया कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो इस युद्ध के बाद ज़्यादा वो स्टेबल नहीं रह पाया इस वॉर के बाद। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसके बाद देखिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो यहाँ पर चेंजेस हुए, जो नुकसान हुए, वो समझ सकते हैं आप। द वीएमआर रिपब्लिक बर्थ इन coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League of the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। तो ये जो आपका बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया पे, उसी पर आधारित था। दे क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकेम एनिमीज। तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे वो हो गए थे, दुश्मन हो गए थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। देखिए 1923 में क्या हुआ, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था जर्मनी में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊंचाई मिली। जर्मनी रिफ्यूज टू पे। देखिए जर्मनी यहाँ पर जितना भी खर्चा था वो पे करने में सक्षम नहीं था, उसने मना कर दिया था। आफ्टर द वर्साइल ट्रीटी, उस पर बहुत सारा यहाँ पर जुर्माना लगाया गया था, जो भी यहाँ पर वॉर के जितने भी खर्चे थे। तो उसने क्या कर दिया, जर्मनी रिफ्यूज टू पे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 एंड द फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और जो फ्रांस था, देखिए हर्जाना नहीं भरा, तो जो फ्रांस था उसने इसका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, रूर जिसे कहा जाता था, टू क्लेम देयर कोल। और ये एक कोल, यहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा मिलता था। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर जो कीमतें थी, यहाँ की जो करेंसी थी, इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि जब यहाँ पर एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए जाते थे जर्मन्स, तो वो पूरा कार्टलोड लेके जाते थे करेंसी का, क्योंकि इतनी ज़्यादा करेंसी के दाम गिर गए थे। वॉज वाइडली पब्लिसाइजिंग इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। तो इससे क्या हुआ, देखिए पूरे दुनिया में एक सिंपैथी का माहौल बना इन सब दृश्यों को देखकर। द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया। जो क्राइसिस यहाँ पर चला, जो करेंसी थी उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। और प्राइसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हो गए थे। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। देखिए उसके बाद कुछ साल यहाँ पर डिप्रेशन रहा। अब क्या था डिप्रेशन में, देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे जर्मनी में। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928। तो इस बीच क्या हुआ, सॉ सम स्टेबिलिटी। द सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स वॉज विदड्रॉन व्हेन द
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखिए 1924 से 1928 तक अदर कंट्रीज़ ने भी जर्मनी की सहायता की, उसकी कंडीशन देख के सिंपैथी होने लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तभी एक और यहाँ पर क्राइसिस हुआ, जो स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया 1929, और जो शेयर के जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर गई थी। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड एंड ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932। तो देखिए 1929 टू 1932 यहाँ पर पूरी दुनिया में उस समय लगभग कह सकते हैं मोस्टली यूएसए और यूरोप, वहाँ पर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो वो क्या हो गई, आधी हो गई। आप समझ सकते हैं। द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी वॉज द वर्स्ट हिट। देखिए अभी तक यूएसए भी सहायता कर रहा था जर्मनी की, उसकी हालत देख के, तो वो भी अब उसे सहायता मिलनी बंद हो गई। तो देखिए इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से जो स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ वहाँ पर, तो इससे जर्मनी को भी सहायता मिलनी बंद हो गई। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई उसके सामने। वर्कर्स बिकेम जॉबलेस। अब देखिए जब इकोनॉमिक यहाँ पर क्राइसिस होंगे तो वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। एंड वेंट ऑन स्ट्रीट्स, और वो स्ट्रीट्स पे घूमने लगे विथ प्ले कार्ड्स सेइंग, और उनके गले में या हाथों में क्या रहते थे, प्ले कार्ड्स। विलिंग टू डू एनी वर्क, और उन पर क्या लिखा होता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि कुछ भी करने को हम तैयार है, बस हमें जॉब चाहिए। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर देखिए समझ सकते हैं कि क्राइसिस चल रहे थे, कि लोग कुछ भी काम करने को तैयार थे, बस उन्हें एक जॉब मिल जाए। तो इतना ज़्यादा इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उसने अफेक्ट किया। यूथ इंक्लूडेड देमसेल्व्स इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और जो वहाँ पर युवा थे उन्होंने अपने को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। द मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेसमैन वेर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन, एंग्जाइटी of being reduced to the ranks of the working class और unemployment। तो देखिए हर किसी की यहाँ पर हालत ख़राब थी। Politically also the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution due to some inherent defects made it unstable and